तो क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति के विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि हमारा 21 जनवरी को हमारा पेपर होने वाला है प्री बोर्ड का राजनीति का, तो उसके लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आइए। तो देखिए ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसमें आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2, 3 व 4 नंबर के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को एक बार पूरा देख लेना और ये मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पढ़ेंगे और कुछ पढ़ लेते हैं, पेपर जा करके देख लेते हैं। भाई इस वीडियो को जिसने देख लिया ना और पेपर में जाएगा, भाई मैं कह रहा हूँ आपको क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेंगे एंड ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को पूरा देख लेना एंड एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलना। देखो यहाँ पे आपके सबसे पहले 1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने सही विकल्प के रूप में रखे हैं। कुछ क्वेश्चन आपके एक वाक्य शब्द के उत्तर में है और कुछ रिक्त स्थान है, ठीक है। तो मैंने हर तरीके से देने का प्रयास किया है, कंप्लीट करके चलना। पहला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे भाई? JL नेहरू, तो आपका आंसर दिया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। इनको याद रखना, ये प्रथम विधि भारत के मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि यानी कि न्याय मंत्री थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए किसी भी रूप में बन सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रथम जो है विधि मंत्री थे। नेक्स्ट हमारा है, यूरोपीय संघ के झंडे के में सितारे होते हैं, तो भाई 12 सितारे होते हैं, आप सभी को पता होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था की स्थापना व मुख्यालय, तो भाई स्थापना 1961 में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? लंदन में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, 2 जून सन 2014 को भारत का 29वां राज्य कौन बना था? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना? तो तेलंगाना बना था। देखिए 2014 की बात की जा रही है भाई, तो तेलंगाना बना था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भाई 1999 में, कारगिल की बात करी जा रही है ना। तो ये कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में। नेक्स्ट हमारा, सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? है ना, तो 1975 में। पहले ये चीन का भाग हुआ करता था। नेक्स्ट हमारा, बोल्शेविक क्रांति कहाँ आई थी? तो रूस में, है ना। रूस याद रखिएगा इसका आंसर। देखो एक एक करके जल्दी जल्दी मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, क्योंकि आपके 2, 3 व 4 नंबर के क्वेश्चन ना आपका वेट कर रहे हैं एंड वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे क्वेश्चन मैं आपको करवा के दे रहा हूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, है ना। देखिए पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो भाई 14 अगस्त, अपन से एक दिन पहले वो आज़ाद हो गया था, है ना। इस तरीके से 14 अगस्त 1947 याद रखना। नेक्स्ट है अपना, 1945 में हिरोशिमा और किस स्थान पर अणु बम गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी, आपने दोनों को पढ़ा होगा, है ना। हिरोशिमा और नागासाकी, है ना। अगर इस रूप में भी आ सकता है कि 1945 में हिरोशिमा और खालिस्तान स्थान पर अणु बम गिराया गया था, तो कहाँ? नागासाकी भरी है, ठीक है। तो नागासाकी इसका आंसर याद कर लेना। देखो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित क्वेश्चन होने वाले हैं और ये आप पेपर के बाद मुझसे कहोगे, है ना। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? तो जिनेवा के मतलब स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है WTO का मुख्यालय। अब आप लोगों को इसका आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। WTO का फुल फॉर्म क्या है? इसका मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड में, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये याद करके रखना, बता दो। अगला है आपका, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इनको याद रखना, है ना। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? याद रख लो अच्छे से। अगला है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में कौन सा नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने 1971 के चुनाव में दिया था। अगला है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का दल है? तो एक राष्ट्रीय दल है, तो एक राजनीतिक भी की जगह कर सकते हैं क्या? एक प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल भी लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा, आसू क्या है? AASU, तो एक ऑल, आसू का पूरा नाम लिखिए भाई, तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है एक, है ना। एक प्रकार का संगठन है छात्रों का, है ना। तो इसका पूरा नाम आपको यहाँ पे दिया गया है एंड ये है क्या भाई? है ना, एक प्रकार का संगठन है, इसको डिटेल में हम नीचे पढ़ेंगे, है ना। इससे क्वेश्चन क्योंकि परीक्षा में आना है ना। अगला है, रासायनिक हथियार संधि का ड्राफ्ट कब बनकर के तैयार हुआ था? तो 1992 में, है ना। 1992 में। देखो मैंने थोड़ा डिटेल में करते हुए लिखा है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएं, है ना। और एक शब्द वाक्य में आए तो इसी तरीके से लिखा करो, बढ़िया सा, केवल ये सन मत लिख दिया करो, बढ़िया लिखो। 1992 में रासायनिक हथियार संधि का जो है ड्राफ्ट बन करके तैयार हुआ। नेक्स्ट है आपका, UNEP का पूरा नाम क्या है? UNEP का पूरा नाम होता है आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, है ना। पर्यावरण कार्यक्रम, विकास नहीं। नेक्स्ट हमारा है, विश्व ग्राम की संरचना को क्या कहते हैं? तो विश्व ग्राम की संरचना को वैश्वीकरण कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखना। एंड खालिस्तान में भी क्वेश्चन बन सकता है ना, सही जोड़ी में किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छी तरीके से याद करो। विश्व ग्राम की संरचना किसे कहा जाता है भाई? वैश्वीकरण को विश्व ग्राम की संरचना मतलब करा दिया गया है। नेक्स्ट है, महाश्वेता देवी का उपन्यास पर नक्सलवाद
आधारित जो फिल्म थी वो कौन सी थी, तो 1084 की माँ, 1084 की माँ ये फिल्म थी, नक्सलवाद पर आधारित। ठीक है, इसको याद कर लो अच्छी तरीके से। अगला है आपका जगत काल भाई क्या है, तो जगत काल का अर्थ विश्व के समय से है, मतलब विश्व के समय, जगत के समय से है, जिसमें दुनिया की विभिन्न घटना और गतिविधियों का जो है समन्वय किया जाता है। नेक्स्ट है किस छात्र संगठन ने असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन किया, तो ये वही ASU आसू संगठन है ना, ये देख सकते हो यहाँ पे है ना। तो कब इन्होंने विरुद्ध जो है असम के बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन किया, तो असम आंदोलन यहाँ पे 1979-85 के नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने इसका जो है नेतृत्व किया था, है ना, इन्होंने विरोध इसका किया था। नेक्स्ट है साफ्टा संबंधित है, तो भाई दक्षेस से, है ना, SAARC है ना। इस सार्क में कितने देश संबंधित हैं आपको पता होना चाहिए। एंड साफ्टा किससे संबंधित है, दक्षेस सार्क से, इसको याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दक्षेस, है ना। नेक्स्ट अपना है 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो नरेंद्र मोदी 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे, एंड जब से वो ही हैं, है ना, इसको याद रखिएगा। और ये याद रखना जरूर से, किसी भी रूप में क्वेश्चन आ जा सकता है ना, क्या पता सही विकल्प में आ जाए, दक्षेस याद रखना। नेक्स्ट हमारा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश का उदय हुआ। नेक्स्ट है अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ने वाले क्या कहलाते हैं, तो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, है ना, पक्षी ही नहीं कहेंगे, स्वदेश छोड़ रहे हैं तो भाई वो इंसान भी हो सकता है ना। तो अपनी मर्जी से चले जाने वाले, स्वदेश छोड़ने वाले प्रवासी कहलाते हैं। नेक्स्ट है लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक खालिस्तान ने प्रकाशित की थी भाई, तो किसने की थी, डोनाल्ड मेडोज, है ना, डोनाल्ड मेडोज ने प्रकाशित करी थी ये पुस्तक, इनका नाम याद रखिएगा, डोनाल्ड मेडोज ने। नेक्स्ट है वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में खालिस्तान का जन्म होता है, तो उदारीकरण का जन्म होता है, इस चीज़ को याद कर लो। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में किसका जन्म होता है, तो उदारीकरण का जन्म होता है, खालिस्तान का जन्म होता है तो उदारीकरण का जन्म होता है। नेक्स्ट है सिंडिकेट के मुख्य नेता खालिस्तान थे, तो ये सारे सिंडिकेट के प्रमुख नेता थे, क्या पता ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, और या फिर आपका ये एक शब्द वाक्य में आ सकता है कि सिंडिकेट के प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो सिंडिकेट के प्रमुख नेता S दत्त, के पाटिल, कामराज और लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला है संपूर्ण क्रांति का नारा खालिस्तान ने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 1977 के चुनाव की सफलता ने खालिस्तान को लोकनायक बना दिया, तो 1977 की चुनाव की सफलता ने जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक बना दिया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है बोल्शेविकों के संस्थापक कौन थे, तो भाई सामदीर लेनिन थे, ये आप याद रखिएगा, या फिर व्लादिमीर लेनिन इनका दूसरा नाम है, इनको याद रखिएगा। ये बोल्शेविक पार्टी के जो थे संस्थापक थे, है ना, इसको याद रखिएगा, ये इसके संस्थापक थे। ये किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है। अगला है आपका बल्ज घसात कोरम में कौन सम्मिलित है, तो ये है आपका पथमाधिकार कार्यकर्ता, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949, ये सभी को पता है भाई, है ना। अगला हमारे अब भाई 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी क्या होती है, तो देख सकते हैं सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था थे लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की एक दर्दनाक प्रक्रिया के माध्यम से देशों को आगे बढ़ाया जा रहा है। रूस, मध्य एशिया और यूरोप में संक्रमण के मॉडल जो विश्व बैंक और IMSF से प्रभावित था, उसे शॉक थेरेपी के रूप में जाना जाता है, इसको याद रखना। मतलब ये शॉक थेरेपी क्या है, मतलब कुछ देशों के बीच यहाँ पे एक संक्रमण का मॉडल है ना, तो इसे क्या है, इसे प्रभावित कर रहा था और ये शॉक थेरेपी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा देखो 2 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन सकता है, या फिर अलग से क्वेश्चन आ सकता है ना लॉन्ग में। नेक्स्ट आ जाता है भारत विभाजन के 3 कारण लिखिए, तो देख सकते हो सांप्रदायिकता का बढ़ता प्रभाव, मुस्लिम लीग की मांग और जिन्ना की भूमिका, और ब्रिटिश सरकार की विभाजनकारी नीति, ये भारत विभाजन के प्रमुख 3 कारण यहाँ पर कहे गए हैं। इनको डिटेल में पढ़ करके अच्छी तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है आसू, है ना, वही आसू संगठन क्या है, तो ये क्या है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है, यानी कि अखिल असम छात्र संघ है। जिस तरीके से आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुना होगा, उसी प्रकार से कह लो कि एक छोटा संगठन है, भले ही छोटा है लेकिन एक प्रकार का संगठन है, छात्र संघ ही है ना, तो इसको याद रखना, है ना। यह असम के छात्रों का एक प्रमुख गैर राजनीतिक संगठन है जो असम राज्य से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर जो है कार्य करता है।
अगला आ जाता है गुजरात आंदोलन पर भाई टिप्पणी लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल घोल करके रख लो यार। दोनों क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना पूरे करके ही जाने हैं। देखो, गुजरात आंदोलन 1974 में छात्रों द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख आंदोलन था, जिसे नवनिर्माण आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन सरकारी भ्रष्टाचार, महंगाई और अन्य समस्याओं के विरोध में था। छात्रों ने अहमदाबाद से इसकी शुरुआत की और यह पूरे गुजरात में फैल गया, है ना। तो क्या यह महंगाई के, भ्रष्टाचार के जो है खिलाफ एक तरीके का आंदोलन था, है ना। तो इसके विरोध में था। तो छात्रों ने कहां से, अहमदाबाद से गुजरात आंदोलन की शुरुआत करी थी और जयप्रकाश नारायण द्वारा किए गए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित इसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता भाई क्यों है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होती है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों है, तो देख सकते हो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता इस कारण है कि विश्व के विभिन्न देशों के बीच सहयोग व संबंध स्थापित करना, है ना। तो अगर देशों के बीच संबंध अच्छे स्थापित करने तो संगठन जरूर से होना चाहिए। वैश्विक समस्याओं का समाधान करना, शांति व सुरक्षा बनाए रखना, ये इन सारी जो है चीज़ों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन आवश्यक होते हैं। इसे पूरा पढ़ लेना एंड याद करके जाना इस क्वेश्चन को, है ना। देखो, स्क्रीनशॉट करते जाना आप लोग, ताकि आप लोग जो है बाद में पढ़ सको, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है पंचशील सिद्धांत संक्षेप में समझाइए, है ना। अलग अलग है सिद्धांत संक्षेप, ठीक है। पंचशील सिद्धांत क्या है भाई, तो ये देखो, भारत चीन के बीच 1954 में हस्ताक्षरित एक समझौते पर का आधार है और ये एक प्रकार का सिद्धांत है जिसमें 5 सिद्धांत काम करते हैं। 5 जो है बातें इसमें प्रमुखताया से कही गई हैं। ये 5 सिद्धांत याद कर लेना बिल्कुल से। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको जरूर से देखने को मिलने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड 12th बोर्ड में तो कह लो कि आ ही रहा है आपका, है ना। और कल के पेपर में आप बिल्कुल से करके आओगे, क्या पता कल ही आप वीडियो देख रहे हो। देखो, तो इस तरीके से इसको याद कर लेना पंचशील समझौते को। एंड आपके इसके 5 बिंदु ये दिए गए हैं, इनको बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन अधूरा है एंड नंबर भी नहीं मिलेंगे। इसको याद कर लेना, ये 5 इसके समझौते के बिंदु दिए गए हैं। बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से आपको इन्हें कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य लिखिए। देखो, 2, 3 व 4 नंबर के प्रश्न मैंने सारे मिक्स कर दिए हैं, कुछ सिक्वेंस नहीं है इनका कि कहीं आपको 2 नंबर का मिल जाए, कहीं 3 का, कहीं 4 का। तो वीडियो को ध्यान से देखते चलो एंड पूरे कंप्लीट करते चलो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य लिखिए भाई। शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, ये यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि क्यों आवश्यक है संगठन अंतर्राष्ट्रीय, तो उसी में हमको इनके आंसर यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बिंदु और इसके दिए गए हैं, सदस्य देशों के बीच सहयोग और सामंजस्य बनाना, ये सारे बिंदु आप लिख सकते हैं ना, तो ये होते हैं। नेक्स्ट हमारा भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एजेंडा 21 क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बिंदु पढ़ लेना। ये 3 इसके बिंदु दिए गए हैं नीचे, है ना। तो एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 एक व्यापक कार्य योजना है जिसे 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया। इसका उद्देश्य 21वीं सदी में सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह पर्यावरण और विकास से जुड़े वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए दिशा निर्देश जो है प्रदान करता है। इसके मुख्य 3 बिंदु क्या हैं, सतत विकास, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण, है ना। एक तरीके से सतत पोषणीय विकास के रूप में इसमें जो है जोड़ दिया गया है इस पर। और पर्यावरण, ये देखो दोनों चीज़ें ही एक से रिलेट करती हुई हैं और ये आपको याद कर लेना है तीनों। नेक्स्ट हमारा किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के 5 घटक कौन कौन से होते हैं, तो किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख 5 घटक होते हैं। एक सुरक्षा होता है, सैन्य सुरक्षा होता है, राजनीतिक सुरक्षा होता है, भौतिक सुरक्षा होता है और आर्थिक सुरक्षा होता है। इनको याद कर लेना, ये आपके पेपर में को छपने वाला क्वेश्चन है और इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, राष्ट्रीय सुरक्षा के घटक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साझी संपदा। साझी संपदा क्या है भाई, जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, मतलब जिसे शेयर की जाए, वह संसाधन होती है जो कई देशों या समुदायों द्वारा साझा करी जाती है, शेयर करी जाती है एक दूसरे को, है ना, जिसका उपयोग नियंत्रण नहीं किया जाता, है ना। और उदाहरण इसके क्या, उदाहरण के तौर पे आप इसे समझ पाओगे। देखो, समुद्र का जल हो गया जैसे, है ना, तो वह तो साझी संपदा ही है भाई, है ना। इसमें कोई ऐसा तो कह नहीं सकता ये हमारा है, यहाँ पे नहीं, है ना। तो समुद्र का जल एक साझा संपदा है जिसका उपयोग विभिन्न देशों द्वारा किया जाता है। वहाँ पे उस देश की भी, यहाँ पे कह लो किसी की भी जहाज वगैरह निकलती हैं। तो वायुमंडलीय गैसें हो गई, है ना, इसमें जो वायुमंडलीय गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी देशों के लिए क्या है, साझा संपदा है एक तरीके से, है ना। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू और कश्मीर रियासत के, मतलब ये देखो, ये जम्मू और कश्मीर के लिए ही नहीं है, ये मतलब किसी भी प्रकार से कह लो ये संधि पत्र है एक तरीके का, हस्ताक्षर जो विलय के लिए संधि पत्र होता है वो एक तरीके का भारतीय संघ में विलय का पत्र भी इसे कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को, ठीक है। इसे याद रख लेना एंड ये आप पूरा आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका
मिखाइल गर्बोचेव ने आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु किन नीतियों को अपनाया था? तो इन तीन नीतियों का, दो नीतियों का प्रमुख रूप से उन्होंने पालन किया, देख सकते हैं, पेरस्त्रोइक एंड नेक्स्ट दी गई है ग्लासनोस्ट, है ना। दोनों नीतियों के बारे में डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो। यह नीति आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में सुधार के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य सोवियत अर्थव्यवस्था को अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धा बनाना था। इसमें सरकारी नियंत्रण में कमी, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना और खुले बाजार की ओर कदम बढ़ाना शामिल किया गया था, इस जो है नीति के अनुसार। दूसरी नीति जो थी ग्लासनोस्ट, उसमें कहा गया कि यह नीति सरकारी पारदर्शिता और नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए करी गई थी, है ना। इस चीज़ को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सोवियत विघटन के बाद रूस ने किस प्रकार की अव्यवस्था अपनाई इस तरीके से, है ना। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए अर्थनैतिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए या फिर काम किया, है ना। इसमें प्रमुख रूप से निजीकरण, बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ावा, है ना, लोकतांत्रिक राजनीति शामिल थी। यह प्रक्रिया रूस में कठिनाईपूर्ण रही क्योंकि इसके साथ गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता बढ़ी, है ना। ये याद कर लेना। प्रमुख रूप से कहें कि रूस ने यहाँ पे अर्थनैतिक सुधार, लोकतांत्रिक राजनीति, यहाँ पे है ना, बाजार अर्थव्यवस्था, निजीकरण, इन पर क्या किया रूस ने, जोर दिया और इस प्रकार से यहाँ पे अव्ययता अपनाई। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय अखंडता से भाई क्या तात्पर्य है ना। राष्ट्रीय अखंडता यानी कि राष्ट्रीय एकता, मतलब जो टूटे ना। राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है कि राष्ट्र के सब घटकों में विभिन्न विचार और क्या हो, विभिन्न आस्थाओं के होते हुए आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। अखंडता क्या होता है ना, एक समान एकता बनी रहना भाई, है ना। राष्ट्रीय एकता में केवल शारीरिक समीपता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसमें मानसिकता, बौद्धिकता और वैचारिकता और भावनात्मकता, निकटता की समानता जो है आवश्यक होती है। तो इस चीज़ को याद रख लेना, यहाँ पे राष्ट्रीय एकता की बात करी जा रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, डोकलाम प्रकरण क्या था, या डोकलाम मुद्दा क्या है। तो ये भारत और चीन के बीच के सीमा के बीच का एक विवाद है, डोकलाम। ये देखो, इस यूपीएससी में भी इसका क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो, डोकलाम प्रकरण या मुद्दा 2017 में भारत और चाइना के बीच एक सीमा विवाद था, जिसमें दोनों देशों के सैनिक डोकलाम क्षेत्र में भिड़े थे। यह क्षेत्र भूटान की सीमा के निकट स्थित है और भारत ने इस क्षेत्र में चीन की सड़क निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, क्योंकि यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था। इस विवाद का समाधान कूटनीतिक बातचीत के जरिए हुआ। तो ये यहाँ पे कर लेना याद, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब वहाँ पे आपने इसके वीडियोस भी देखे होंगे, जब वहाँ पे चीन की जो है सड़कें बनने लगी थी, ट्रक कई सारे दिखाई दे रहे, तो भारत ने इसका विरोध किया, है ना। इसके लिए खतरा बन सकता, मतलब चीन वहाँ पे भी अपना डेरा डालने आया था एक तरीके से। अगला है, आसियान के 2 उद्देश्य लिखिए, है ना। आसियान के उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, क्षेत्रीय सहयोग और एकता को बढ़ावा देना आसियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग और एकता को प्रोत्साहित करना है। आर्थिक विकास और सुरक्षा नीति सुनिश्चित करना, है ना। इसके माध्यम से सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य है आसियान का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी संधि है। तो भारत और नेपाल के बीच मैत्री संधि है, इस चीज़ को याद रखना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो फ्रेंड है अपन, है ना। भारत और नेपाल के बीच में 19 जुलाई 1940 में काठमांडू के हस्ताक्षरित करी गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के संबंध निर्धारित करे गए हैं। देखो, ये कितने लिखे हैं, मुझे ये वाली गिनती नहीं आती है ना। वैसे मैंने पढ़ दिया, शायद ये 6 लिखा है, सब समझ में नहीं आ रहा है। 6 लिखा है, फिर कौन सा लिखा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसकी डेट जरूर से याद कर लेना। लेकिन ये आप याद कर लेना कौन सी संधि है, मैत्री संधि है, ठीक है, इतना याद रखो मेनली। अगला है, 42वां संविधान संशोधन क्या था भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में आपातकालीन के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने लाया था। यह संशोधन भारतीय संविधान में सबसे बड़े बदलावों में से एक था। इसे लघु संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है, मतलब जिसने भाई इसको चेंज किया उसे उसके नाम से भाई फोड़ दिया गया, नाम दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा, है ना। इसको याद रखना, बहुत बड़े बदलाव इसमें किए गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर रूप में क्वेश्चन बनेगा, क्षेत्रीय असंतुलन के संकेतकों को समझाइए, है ना, समझाइए यहाँ पे लिखना चाहिए था। उत्तर इसका लिखिएगा, क्षेत्रीय असंतुलन के संकेतक वे मापदंड होते हैं जिनसे यह पता चलता है कि किसी देश या क्षेत्र
के भीतर आर्थिक सामाजिक और विकासात्मक संसाधनों का वितरण समान रूप से नहीं हुआ है। ये संकेतक कौन कौन से निम्नलिखित दिए गए हैं आपको? आर्थिक विकास का असमान वितरण है ना, आय का असमान वितरण और बुनियादी ढांचे की असमानता, मतलब असमान तरीके से असंतुलन एक तरीके से समझाया गया आपको। 6, 7, 8 पॉइंट इसके लिखे हुए हैं। कोई 4 पॉइंट भी अगर आप याद कर लेते हो तो आपका कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा। एंड इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। एंड देखो क्वेश्चन ध्यान से देख लेना भाई, बाद में मत कहना कि बताते हो कि आता नहीं है। ये रहेंगे आपके सारे 8 पॉइंट, इसके 5 तो याद कर ही लेना। अगला क्वेश्चन है गुजराल सिद्धांत। अभी हमने गुजरात आंदोलन पढ़ा था ऊपर, ये गुजराल है ना, ये अलग है भाई, ये व्यक्ति से संबंधित है, वह राज्य से संबंधित है। गुजराल का एक व्यक्ति थे है ना, इनकी जो सरनेम है वो गुजराल है, तो उन्हीं के नाम पे इसका सिद्धांत का नाम पड़ा है गुजराल सिद्धांत। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। गुजराल सिद्धांत एक विदेश नीति सिद्धांत है जिसे 1997 में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री I.K. गुजराल ने तैयार किया था। यह सिद्धांत आपसी समान, गैर हस्तक्षेप और सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत और उसके पड़ोसियों के बीच विश्वास और भरोसा कायम करना है ना। इसका सिद्धांत यही कहता है कि भारतीय मतलब अपने देशों के जो आस पड़ोस के देश हैं उनके बीच विश्वास और भरोसा कायम करने के लिए यह सिद्धांत यहाँ पर कार्य करता है। इसका उद्देश्य प्रमुख यही है। गुजराल सिद्धांत के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसको पढ़ लेना, ये वही है। इसके बाद ये सारे पॉइंट आपको जरूर से करना है क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन अधूरा है एंड आपको नंबर नहीं मिलेंगे भाई, इसको पूरा कर ही लेना है। देखो तो प्रत्येक दक्षिण एशियाई राष्ट्र की भौगोलिक अखंडता और संप्रभुता, देखो दक्षिण एशियाई मतलब अपने देश के आस पड़ोस के जो देश हैं उनमें जो अखंडता है, संप्रभुता है, इसका सम्मान करना, मतलब इसमें जो ऐसे कहे गए हैं। इसमें पहला सिद्धांत पंचशील सिद्धांत है ना। दूसरा पंचशील सिद्धांत है पारस्परिक अनाक्रमणता है ना, और क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान है ना, तो ये सारा पहला सिद्धांत है। इसके बाद तीसरा पंचशील सिद्धांत है आंतरिक मामलों में परस्पर हस्तक्षेप न करना। चौथा आपका पंचशील सिद्धांत है समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करना। और आपका अगला पंचशील मतलब 5 ही पंचशील सिद्धांत हैं और ये आपके सामने पूरे के पूरे दिए गए हैं है ना, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की व्याख्या करिए भाई। तो आंसर देख सकते हो, आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद को ECOSOS के नाम से जाना जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह मुख्य रूप से वैश्विक राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, उन्हें हल करने के लिए नीतिगत प्रस्ताव प्रदान करता है या बनाता है। इसमें 54 सदस्य होते हैं जिन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, मतलब फिर से चेंज होते होंगे है ना। तो ये रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में इसके मुख्य अंगों की जो है व्याख्या। इसके बाद इसके जो मुख्य अंग आ जाते हैं, इसका मुख्य अंग हो जाता है वो सामान्य सम्मेलन होगा। फिर सेकंड अंग हो गया इसका सचिवालय, और देखो इसको लॉन्ग में ही करना पड़ेगा भाई, इसका सुरक्षा परिषद। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर आप इसको डिटेल में अच्छी तरीके से कर लोगे तो भाई आपकी बोर्ड परीक्षा के नंबर ना सेफ हो जाने हैं, 4-5 नंबर है ना। तो ये रहेंगे आपके सारे क्वेश्चन, इनको पूरा करके जाओ। ये रहा पूरा कंप्लीट इसका आंसर। देखो भाई लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग नंबर भी मिलेंगे भाई है ना। तो ये जरूर से कर लेना। संयुक्त राष्ट्र संघों के मुख्य अंगों की जो है व्याख्या आपको करनी है ना। इन अंगों के मुख्य रूप से इतना तो पढ़ करके रखना कि ये होता क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसके अंग सामान्य सम्मेलन है ना, सचिवालय है ना, और ये इन्हें याद करके रखो। सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, ट्रस्टीशिप परिषद है ना, इन्हें अच्छी तरीके से कर लो। और ये सारे क्वेश्चन जो भी विद्यार्थी करके जाएगा बहुत ही अच्छे एग्जाम में नंबर लाने वाला है, इनको तैयार कर लो भाई। बहुत टाइम है, अभी काफ़ी टाइम है, कर सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी करते रहो।